Nice time to all of you. My name is Navnath Khedkar, and today we are going to start the English lecture. From the today to onwards, only we will speak and we will start the English, as we will start the English history also before this, because we need to understand that those all things which is required to us, and because we should know about how English is important, and how it is important to in the past also. It was important in past also. So that is the reason हम लोग जो है आज के पार्ट में जो देखेंगे इंग्लिश का उपयोग कैसे है, मतलब कैसे किया गया और उसका हिस्ट्री क्या था, ये इंडिया के अंदर कैसे आ गया. It was very difficult to say, or it is very difficult to learn, and it is very difficult to understand, and it is very difficult to talk also. But we need to understand, we need to do, or we must to do this, because it is very important in education. It is a part of our life. That is the reason we need to understand these all facts, and we need to do it ourselves. That is the reason. सो हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश जो इंडिया के अंदर आ गई है कैसे आ गई. इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अगर पीछे जाएंगे तो 1400 का जो शतक था, जहाँ पे 1400 के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यूरोप से इंग्लिश जो है अदर कंट्रीज़ में फैल गई. सबसे अग्रेसर अगर बोलेंगे, सबसे आगे जो था वो था सबसे आगे जो था इंग्लैंड था. इंग्लैंड सभी कंट्रीज़ के ऊपर उसने राज किया है. इवन कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उसने राज नहीं किया है. तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये, और मैं चाहता हूँ कि ये सबके लिए इसका नॉलेज होना चाहिए. इसकी वजह से मैंने पार्ट बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर जो है अगर हम लोग देखेंगे तो 15th सेंचुरी अगर देखें, 14th सेंचुरी तो ठीक है, 15th सेंचुरी को कहा गया को, लेकिन सही में देखा जाए तो 14th सेंचुरी ही कह सकते हैं हम लोग. तो इसके अंदर जो है 1400 का जो शतक था, इसके अंदर सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हो गया यूरोप के अंदर. मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास शुरू हो गया यूरोप के अंदर. सबसे पहले कंट्री जो थी इंग्लैंड, जिसके अंदर अपना खुद का बिजनेस जिसका प्रोडक्शन शुरू हो गया. अब ये पहले से ही व्यापार पुराने ज़माने से, बहुत पुराने ज़माने से, लॉन्ग एगो ये जो था व्यापार यूरोप का, जो ईस्ट कंट्री थी हमारी, जो एशिया के अंदर हम लोग हैं, भारत बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर उनका व्यापार हम लोगों से था, लेकिन बहुत कम था. इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री इवोल्यूशन होने के बाद में फिर ये ज़्यादा ही बढ़ गया. इसका रीज़न था कि मार्केट वहाँ पे बहुत कम था यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर खास करके जो ईस्ट कंट्री की ज़रूरत पड़ती थी. इसका रीज़न ये था कि यूरोप के अंदर सबसे पहले धर्म का शुरुआत हो गया, हर एक धर्म का शुरुआत हो गया. अब देखेंगे तो हिंदू का कोई एक्चुअल धर्म नहीं है. इसके अंदर जो 5000 साल पहले बोलते हैं कि सिंध नदी के किनारे कुछ सिंधु रहते थे, सिंधी रहते थे, कुछ लोग रहते थे. उनको सिंधु ये वर्ड उनके लैंग्वेज में आता नहीं था, तो वो सिंधु बोलते बोलते उनको हिंद बोलते थे. तो हिंद यही हो गया, आगे जाके लैंग्वेज के अंदर भी आ गया उनके पूरे, और उसको ही हिंद कहा गया, और वही एक हिंदू धर्म बन गया. ये उसका हिस्ट्री है. चलो आगे चलते हैं. इसके बाद में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि जो इंडिया में इंग्लिश कैसे आ गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग देखेंगे तो उस सेंचुरी के अंदर, 14th सेंचुरी के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया इंडस्ट्री का, बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा. तो उसको मार्केट चाहिए था, जो मार्केट ईस्ट कंट्री को चुना गया. ईस्ट कंट्री में से
जितने भी लोग वहाँ से, पुर्तगाल से कुछ लोग आ गए, इंग्लैंड से कुछ लोग आ गए, डच, फ्रेंच, जितनी भी कंट्रीज वो साइड में थी वो सभी इंडिया के अंदर आ गई। अब ये सबसे पहले कैसे हो गया, क्योंकि इंडिया का तो किसी को पता नहीं था, अमेरिका भी किसी को पता नहीं था, कोई टाइप कहीं से नहीं था। एक्चुअल में हुआ ये कि जब भी वो लोग आते थे तो वो ज़मीन रास्ते से पहले आते थे पुराने ज़माने में, और वो कितना नॉर्मल नॉर्मल जो भी था, थोड़ा बहुत व्यापार चलता था उनका भारत के अंदर या फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी, वो इतना बड़ा नहीं था। लेकिन टर्की जो है, ये तुर्की जिसको कहते हैं हम लोग, ये टर्की के रास्ते से गुजर के ज़मीन रास्ते से आते थे वो लोग। उस समय में यूरोप में युद्ध होने लगे, गृह युद्ध होने लगे, बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ भिड़ने लगी और ज़्यादा युद्ध होने लगे। युद्ध होने के बाद फिर तुर्की ने क्या कर दिया, यूरोप के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, अदर कंट्रीज के लिए बंद हो गया पूरा के पूरा। दादा टर्की से गुजर के अदर कंट्रीज़ में जाते थे, हर एक कंट्री यूरोप की, और थोड़ा बहुत व्यापार चलता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद इसको ज़्यादा ही उधान आ गया, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ी मार्केट की उस समय, और अचानक से टर्की ने रास्ता बंद कर दिया। इतना जकात उसके ऊपर लगा देते थे, जो जकात है उसका कर बहुत ही ज़्यादा, इसकी वजह से तंग आ गए थे पहले, और बाद में तंग अगर ज़्यादा कर भी है तो भी लोग जाना चाहते थे, मतलब अदर कंट्रीज ये कंट्री में आना चाहती थी, इश्यू नहीं था। लेकिन उसने रास्ता ही बंद कर दिया, क्योंकि पूरा उसी ज़मीन से जाते थे आते थे, इसकी वजह से ईस्ट की ओर आते थे, उसने बंद कर दिया। अब बंद होने के बाद इश्यू ये हो गया कि आने के लिए रास्ता ही नहीं था। फिर इन लोगों ने समुद्री रास्ते से ढूंढना शुरू किया कंट्रीज़ को। तो पहला कंट्री जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, वो सागरी रास्तों से गुजर के जो पहले पहले अफ्रीका पहुंचा, अफ्रीका से ऐसा घूम के किप ऑफ गुड होप करके वहाँ से वो गुजर के फिर आ गया अमेरिका, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके बाद में अगर देखेंगे, ये कोलंबस एक क्रिश्चियन था एक्चुअल में, हाँ क्रिश्चियन था वो। और उसके बाद में 20 मई 1998 में वास्को डी गामा भी, दोनों भी ऑपोजिट प्रतिस्पर्धी थे, मतलब एक दूसरे का, वो भी चाहता था कि इंडिया का पता चल जाए कैसे भी करके समुद्री रास्ते से, और इसको भी लगता था, लेकिन वो गलती से चला गया, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है गलती से चला गया अमेरिका। अब वास्को डी गामा अफ्रीका इसको घूम के फिर आ गया इंडिया। वो आ गया तो जहाँ पे अभी कोची जिसको कहते हैं, कालीकट बंदर उस समय का, अभी का कोलकाता, जिसके अंदर आ गया। वहाँ पे आने के बाद फिर झामुरियन राजा था, उसने उनका स्वागत किया, और पहला जहाज़ जो वहाँ से मसालों का भर के गया, वो था उनका पहला व्यापार, वो लग गया भी, मतलब पहला जो किया, जो 20 मई 1998 में वास्को डी गामा ने इंडिया का फाउंड किया, मतलब इंडिया को डिस्कवर किया वहाँ से समुद्री रास्ते से। तो ये एक फाउंड ऐतिहासिक था। और कोलंबस ने जो अमेरिका को ढूंढा, ये क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो भी एक क्रिश्चियन था जो जिसने ढूंढा। और ये वो पुर्तगाल था, पुर्तगाल से आया था, इसने इंडिया को ढूंढा। ये चीज़ें होगी हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये लोग क्या क्या ढूंढते थे, मतलब किसके लिए आते थे इंडिया के अंदर, अगर हम लोग देखेंगे, इंडिया ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा करके कुछ लोग लोगों का धर्मांतरण करने, जैसे क्रिश्चियन धर्म बढ़ाने के लिए लोग आते थे। मतलब उसको कह सकते हैं कि गॉड, जिसको ज़्यादा गॉड का डिस्कवर करना ज़रूरी लगा, इसी वजह से ही जो लोग
अदर कंट्रीज़ में जाने के लिए सोचते थे, मतलब वो कंट्री का जो भी रिलीजन है उसको बढ़ावा देने के लिए अदर कंट्रीज़ में जाते थे। वैसे वो इंडिया आ गए और वैसे वो अमेरिका चले गए इस हिसाब से। तो अपने एक धर्म के लिए लोग वहाँ पे आते थे, गॉड के लिए आते थे, हम लोग ये कह सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते थे। तीसरी चीज़ थी कि सोना। सोना मतलब उस समय का सबसे मूल्यवान चीज़ थी, अभी भी है, हम लोग देखते हैं। तो सोने के लिए भी लोग आते थे। सोने के लिए मतलब सोना जो धातु है उसको ढूंढने के लिए, वो सस्ते में परचेस करने के लिए, सस्ते में लेने के लिए लोग अदर कंट्रीज़ में जाते थे, जो मूल्यवान था इसकी वजह से। ये तीन चीज़ें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसकी वजह से लोग अदर कंट्रीज़ को ढूंढना पसंद करते थे या तो डिस्कवर करना पसंद करते थे, हम लोग कह सकते हैं। अब ये चीज़ हो गई इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में, अब ये तो आ गए, उसके बाद में इंग्लैंड पे आ गया 1608 में। पहला उनका जो यहाँ पे जो वखार था, जिसको हम लोग कह सकते हैं पहली वसाहत जो इंडिया के अंदर उन्होंने स्थापन की, और जो उनका पहला भाषण हुआ वो हुआ था इंग्लिश के अंदर। और उस समय लोगों ने पहला भाषण जो सुना इंग्लिश में सुना। बहुत सारे इसके पहले युद्ध भी हुए थे और भी हुए थे इसके अंदर, तो वो और भी इम्पोर्टेंट है। 1600 के अंदर जब भी पहली बार उन्होंने इंग्लिश सीखी, उसके बाद में 1935 में जब भी उनका जाहिरनामा हुआ ना, उसके अंदर भी ये संसद के अंदर भी इंग्लिश महत्वपूर्ण लगी। लॉर्ड बेंटिंग ने और लॉर्ड मैकेले ने इंडियन को भी इंग्लिश सिखाने की इजाज़त दी। इसके साथ में अप्रूव करके अप्लाई भी कर लिए कि यहाँ पे एजुकेशन इंग्लिश का होना चाहिए। लॉर्ड बेंटिंग और मैकेलो, भारतीय इंडियन इंग्लिश का फादर जिसको कहते हैं वह है लॉर्ड मैकेले। अब ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी और तब से हम लोग कह सकते हैं ऑफिशियल इंग्लिश इंडिया की वो हो गई। अब ये कैसे हो गया? जब भी भारत जब भी स्वतंत्र हुआ 1947 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जिसको हम लोग कह सकते पॉलिटिकल पीपल थे, उन लोगों ने डिसाइड किया। और उस सिचुएशन में जो इंग्लिश लैंग्वेज को एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज में हर एक कंट्रीज़ में जो दर्जा दिया, उसी हिसाब से इंडिया ने भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुना, वो है इंग्लिश। और इंग्लिश इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग इंग्लिश के सहारे पूरे वर्ल्ड के अंदर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, इसके लिए उसको सीखना ज़रूरी है। हम उसको डीप में सीखेंगे। अब इसके अंदर बचा क्या हम लोगों का कि इसके अंदर जो है हम लोग अगर देखेंगे तो इंग्लिश का महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो हम लोग कल से जो देखेंगे इसके अंदर इंग्लिश जो है हम लोग एक छोटी सी चीज़ से शुरू करेंगे, जहाँ पे आ ई ई उ से शुरू करेंगे और यहाँ से ग्रामर जैसे शुरू हो जाएगा। बड़े सेंटेंस से बहुत बड़े पैराग्राफ से हम लोग स्टोरीज, और स्टोरीज से बहुत बड़ी घटनाएं भी इस इंग्लिश के अंदर देखेंगे। हर एक चीज़ हम लोग डीप में सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट।